ओके, तो फिर आज का टॉपिक करते हैं। आज का टॉपिक करने से पहले मैं स्टार्ट करता ही हूँ। देखो, सबसे पहली बात है कि आज भी है आईपी के बारे में थोड़ा। आईपी एड्रेस, ठीक है। अब सपोज करो आईपी एड्रेस जब आया था तो सबसे पहले इसका वर्जन्स तो बहुत सारे हैं। आईपी V0 से लेके सपोज करो V1 आया, V2 आया, V3 आया, V4, V5, V6 और करीब इसका है आईपी V15 तक। यानी अब ये 15 तक है, बट इन बिटवीन अलग अलग नाम भी है इनके, बहुत सारे वेरिएशंस ऑफ नेम्स है, ठीक है। फिलहाल जो अभी जो चल रही है लेटेस्ट में वो चल रहा है हमारा IPv4 एंड IPv, एक तो चल रहा है IPv4 और एक IPv6। यही सबसे ज्यादा सुन रखे हैं सबने कि हमने दो आईपी सुन रखे, IPv4 एंड IPv4 की अगर बात करें तो बता सकते हो टोटल आईपी कितने होते हैं इसके? टोटल आईपी इज अराउंड 2 to the power 32, यानी अप्रोक्स बोला जाता है 4 बिलियन। कितने हैं इसके टोटल? 4 बिलियन आईपी। अब इस 4 बिलियन आईपी में से अप्रोक्स 2 बिलियन आईपी जो होते हैं वो हमारे हो जाते हैं, कुछ रिजर्व में रहते हैं, कुछ वेस्ट रहते हैं, ठीक है, कुछ कहीं और भी यूज हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, क्लास डी या क्लास ई ले लो। अब क्लास ई के जितने भी आईपीज हैं हम तो यूज करते नहीं है, हमारे लेवल पे यूज भी नहीं होती है। क्लास डी का आईपी भी लगभग क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए है, सॉरी मल्टीकास्टिंग के लिए है, तो ये भी हमारे लिए है ही नहीं। अब ए, बी और सी में से अगर बात करें तो इसमें भी बहुत सारे रिजर्व्ड है, चाहे पीपा बोलो, चाहे आपका प्राइवेट एड्रेस बोलो, चाहे वो लूप बैक एड्रेस बोलो, इस तरह करके जीरो एड्रेस, ठीक है। तो ऐसे कर करके बहुत सारे एड्रेसेस क्या है, रिजर्व्ड है। तो उसके बाद अप्रोक्स अगर यूजफुल के लिए बचता है वो बचता है अप्रोक्स 2 बिलियन। अब टोटल पॉपुलेशन क्या है, वो है करीब, अगर पूरे वर्ल्ड की बोलेंगे तो अप्रोक्स 8 बिलियन। अब 2 बिलियन आईपी क्या 8 बिलियन लोगों को पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते। दूसरी बात यह है कि इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया कि भाई इन आईपीस का प्रॉपर ढंग से यूज किया जाए ताकि प्रॉब्लम खड़ा ना हो। तो क्या सॉल्यूशन निकाला गया था जो मैंने पहले बता रखा है, बताइए। नेट, एनएटी। क्या? एनआईटी तो बाद में निकाला, सबसे पहले निकाला सबनेटिंग, जो आप करके रखते हो। सबनेटिंग में क्या था कि आप बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स में या मल्टीपल नेटवर्क्स में डिवाइड कर सकते हो। इससे एक फायदा हुआ। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं वो क्या है, पहला प्रोसेस है सबनेटिंग। फिर सबनेटिंग हो गया, चलो सबनेटिंग से भी ये रह गया, लेकिन अभी भी पॉपुलेशन ऐसे ज्यादा बढ़ती जा रही है जो कि उसको खत्म नहीं कर पाए। तो दूसरा इसका सॉल्यूशन निकाला नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन।
और जब नेट से भी सॉल्यूशन नहीं हुआ तो इन्होंने निकाल दिया IPv6। क्लियर है इतना? तो आज हम कंप्लीट करेंगे नेट का, यानी आज हमें जानना है नेट क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है और किस तरह से वर्क हो। ठीक है, आप लोगों को ग्रुप में मैंने PPT भेजा है, उसमें इसका नेट का इंक्लूडेड है, देखे वो किसी ने? नहीं सर, अभी मैं स्विचेस और एफटीपी पे ही देख रहा था। नहीं, ठीक है, एक सेकंड। तो अभी हम लोग नेट सीखते हैं। तो ये है आपका नेट। अब नेट है क्या? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर बोलो या ट्रांसलेशन बोलो। तो अब हम लोग जो आज करेंगे वो करेंगे नेट की कॉन्फ़िगरेशन, कैसे कैसे कॉन्फ़िगर होता है और नेट होता क्या है या नेट में क्या करते क्या है, सबसे पहले ये जाने। तो नेट में क्या है, जैसे प्रॉब्लम क्या है IPv4 के साथ, उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि शॉर्टेज है, ये है, वो है। तो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन निकाला सबनेटिंग और दूसरा निकाला नेट, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इज IPv6। अब नेट करता क्या है? नेट क्या करता है, लोकल एड्रेस और पब्लिक एड्रेस के बीच में ट्रांसलेट करता है। यानी पब्लिक एड्रेस मतलब हो गया प्राइवेट नेटवर्क, सॉरी पब्लिक नेटवर्क, और लोकल एड्रेस हो गया आपका प्राइवेट नेटवर्क। तो एक प्राइवेट नेटवर्क वाले बंदों को एक पब्लिक नेटवर्क वाले बंदों से बातचीत करा। चलो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सभी लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, और मोबाइल रिचार्ज में वो क्या करता है, आपको एक इंटरनेट अलाउ करके देता है कि भाई इंटरनेट आपका अलाउड हो गया आज, और आप उससे इंटरनेट चलाते भी हो। अब उसको इंटरनेट चलाने के लिए वो आपके सिस्टम पे एक पब्लिक आईपी देगा ही देगा। ठीक है, बगैर पब्लिक आईपी दिए आप ना तो लैपटॉप में, ना तो डेस्कटॉप पे, ना ही आप मोबाइल में इंटरनेट चला सकते। यानी अगर आपको इंटरनेट चलानी है तो एक पब्लिक आईपी चाहिए ही चाहिए। अब पब्लिक आईपी कौन प्रोवाइड करेगा? पब्लिक आईपी प्रोवाइड करवाता है ISP। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी जिनको हम रिचार्ज के लिए पैसे देते हैं, जिस कस्टमर को या जिस सर्विस को हम देते हैं, वो हमें सर्विस देती है इंटरनेट की। ठीक है, यानी वो हमें एक पब्लिक आईपी असाइन करती है। अब वो पब्लिक आईपी कैसे चेक करोगे? तो सिंपल है, क्रोम में जाओ, लिखो व्हाट इज माई पब्लिक आईपी, आपको आपका पब्लिक आईपी नजर आ जाएगा जिसके लिए आप पेमेंट करते हो। अब आपके पास अगर दो मोबाइल है तो और दोनों में रिचार्ज कराते हो तो दोनों के लिए वो पब्लिक आईपी देगा। यानी जितने डिवाइस है आपके, उतने डिवाइस के लिए वो पब्लिक आईपी आपको असाइन कर। ये सही है? ये क्लियर है इतना? मेरे हिसाब से पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में डिफरेंस पहले से पता है सबको। हेलो, कोई क्वेरी है? यस सर, यस सर। पता यस है ना? सर। हम्म, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम उसी को समझेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट को कैसे कंबाइन करते हैं। लेकिन पब्लिक और प्राइवेट को समझने से पहले कुछ टर्म्स समझ में आना। तो कुछ टर्म्स है जैसे इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल। ठीक है, अब ये इनसाइड लोकल इनसाइड ग्लोबल है क्या? तो मेन ये चाहिए समझ। यानी यहाँ पर दो चीजें हैं, दो टर्म, एक इनसाइड, दूसरा आउटसाइड। और दूसरा फॉर्म पे टर्म है एक लोकल एक ग्लोबल। अब ये लोकल ग्लोबल आउटसाइड आउटसाइड कैसे होता है या किस तरह से काम आता है, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं।
तो एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो हमने दो राउटर कनेक्ट किया और इनके साथ अभी फिलहाल के लिए मैंने सिंगल सिंगल पीसी कनेक्ट, ठीक है। और अब मैं वायर को भी कनेक्ट कर, अब एक सिंपल डायग्राम है। अब इस सिंपल डायग्राम से समझते क्या है। सपोज करो ये वाला जो नेटवर्क है, ये मान के चलो यहाँ पर आईएसपी बैठा, फॉर एन एग्जांपल। ये आईएसपी बैठा हुआ, आईएसपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा है और इसका राउटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये, ठीक है। और ये जो है, ये हमारा अपना नेटवर्क, यानी इस राउटर के अंदर में हमारा अपना नेटवर्क लगा हुआ, ठीक है। ये मान के चलते हैं सेल्फ का नेटवर्क है और ये आईएसपी का। अब अगर आप राउटर पे बैठे हो या राउटर के अंदर हो, एग्जाम्पल ले, तो आपके लिए अंदर कौन है और बाहर कौन? आईएसपी बाहर है सर। कौन सा? आईएसपी आईएसपी मेरे लिए क्या कहलाएगा? ये पब्लिक। कहलाएगा मेरे लिए आउटसाइड, ठीक है। यानी अगर मैं सिंपल बोलूं तो ये वाला जो राउटर है, ये राउटर जो भी कर रहा है कॉन्फ़िगर, वो मेरे लिए क्या हो गए? आउटसाइडर हो गए। और इन राउटर पे जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? इनसाइडर है, यानी इनसाइड। इसको बोलेंगे इनसाइड राउटर, ये हो गया आउटसाइड। अब इस इनसाइड और आउटसाइड पे क्या है कि जो हमारा खुद का नेटवर्क है, तो खुद का नेटवर्क मेरा नीचे है, ये वाला नेटवर्क, तो ये मेरे को कहलाएगा लोकल, ठीक है। और इस पॉइंट से मैं बाहर निकलता हूँ, यानी कि दूसरे राउटर पे जाने के लिए मैं इस पॉइंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए हो गया, इसको बोलते हैं ग्लोबल, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ आईएसपी वाले के मोड पे देखेंगे, तो आईएसपी का ये वाला पार्ट तो ग्लोबल ही होगा, लेकिन ये वाला पार्ट क्या हो गया? लोकल। अब दोनों को मिलाकर पढ़ो, तो ये जो मेरा अपना खुद का नेटवर्क है, इसे हम एक साथ बोलते हैं इनसाइड लोकल। इसको क्या बोलेंगे? इनसाइड लोकल। और ये जो बाहर वाला नेटवर्क है, तो ये मेरा कहलाएगा इनसाइड ग्लोबल। लेकिन अब इस राउटर में एंट्री इस पोर्ट से हो रही है, तो ये कहलाएगा मेरा आउटसाइड ग्लोबल, और ये मेरा कहलाएगा आउटसाइड लोकल। इस केस में अगर मैं अपने राउटर के हिसाब से देखता हूं, तो यहां तक क्लियर है? इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल। जी सर। ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आगे करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक।
तो अब अगर ये चीज समझ में आ गई, तो अब समझो कि नेट को जो कॉन्फ़िगर किया जाता है ना, वो 3 तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। सबसे पहला आता है स्टैटिक, फिर आता है डायनेमिक, और लास्ट आता है ओवरलोडिंग नेट, जिसे शॉर्ट में पैक्ड भी। ठीक है। अब स्टैटिक नेट में क्या होता है, डायनेमिक में क्या होता है, और पैक्ड में कैसे, और कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ये थोड़ा समझना है। तो सबसे पहले इसके लिए भी क्या चाहिए आपको, एक मान लो ये दो दो पे ही करते हैं, तो दोनों को आईपी एड्रेस वगैरह हो जाना चाहिए, दोनों पे आपका राउटिंग वगैरह हो जाना चाहिए। इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है नेट। ठीक है। हो सकता है कि दो राउटर पे ना समझ में आए, तो इजीली करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। एक पीसी इधर लगा दिया, एक पीसी, ये पीसी आउटसाइड वाले के लिए, ताकि हम टेस्ट कर सकें। तो यहाँ पर हम लेबल करते हैं, तो यहाँ पर ये कहलाएगा मेरा इनसाइड लोकल, ये मेरा कहलाएगा इनसाइड ग्लोबल, ये मेरा कहलाएगा आउटसाइड ग्लोबल, और ये मेरा कहलाएगा आउटसाइड लोकल। क्लियर है। इसलिए क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये मेरा आईएसपी साइड है। ठीक है। ये भी मान के चलते हैं कि ये है मेरा आईएसपी साइड, और ये है हमारा सेल्फ साइड, जिसपे हमें करना है। अब सबसे पहली बात होती है स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट क्या करता है, मान लो एक हमने ये नेटवर्क बनाया अपना इनसाइड लोकल वाला, ठीक है। तो इनसाइड लोकल में थोड़ा ज्यादा पीसी लगाते हैं ताकि समझ में आए। तो पहले हमें डिलीट कर दूँ इसको, वायर को डिलीट इसलिए क्योंकि मुझे इस केस में एक स्विच लगाना पड़ेगा। और पीसी भी लगा देते हैं। 5 काफी है, 5 के हिसाब से हम लोग देखते हैं। ठीक है। और इसको आईपी भी दे लेते हैं। मान लो एक प्राइवेट आईपी, प्राइवेट आईपी 10 की आईपी प्राइवेट ही है, तो हम 10 का ही दे रहे हैं, 10 0 0 10 0 0 2। हाँ, 10 0 0 3। 4 5। ये हो गया पांचों। और राउटर पे आते हैं। एक
इंटरफेस FA0/0 IP head E00 and 255.0. ओके सर, आप हो गया। अब एक बार राउटिंग करना क्या था। और राउटिंग कर देते हैं। राउटर हिप वर्क 000 N001 हो गया अप्लाई। तो ये रिप्लाई आने लग गया, आपका इधर से इधर जाने लगा। ये तो राउटिंग तक तो करोगे ही। अब हमें करना है, सबसे पहले हम करते हैं जो पहला कॉन्फ़िगरेशन है, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक नेट। अब स्टैटिक नेट में ये होता है कि मान लो इसने यहाँ पे इसके पास 5 यूजर है। अब इन 5 पीसीस पे इसको चलाने हैं नेट। अब ये क्या बोलेगा आईएसपी को, भाई मेरे पास 5 पीसी है, जैसे एग्जांपल है 5 मोबाइल है। अब मुझे तो सब में रिचार्ज करना है, तो सब में इंडिविजुअल आईपी देनी पड़ेगी। तो अब नेट कॉन्फ़िगर करेंगे पहले। नेट कॉन्फ़िगर क्यों करेंगे? अगर राउटर पे नेट नहीं कॉन्फ़िगर होगा तो इन सब पे नेट चलेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है, सबके लिए अगर मान लो यहाँ पे 5 पीसी है, 5 यूजर है, तो 5 के लिए ये आईएसपी को बोलेगा मुझे 5 पब्लिक आईपी चाहिए। अभी जो आईपीज डाले हैं वो सिर्फ राउटिंग वगैरह हो गए, इनका कनेक्टिविटी ओके है, बट इंटरनेट नहीं चलेगा। इंटरनेट क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भी नेट कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो पहला काम क्या है, हमें नेट को कॉन्फ़िगर करना। अब नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए आईएसपी से बोलेगा मुझे एक पब्लिक आईपी यानी 5 पब्लिक आईपी। अब एग्जांपल लेते हैं स्टैटिक नेट में कि इससे पूछा गया भाई कि आईएसपी की मुझे 5 पब्लिक आईपी दो, कौन सा आईपी देगा? एग्जांपल ले लेते हैं, एक आईपी दे देते हैं जो पब्लिक आईपी हो। तो ले देते हैं हम 200.10.10.1 से लेके 200.10.10.5 तक। ठीक है, 2 3
4 5। मान लो आपने क्या बोला कि मेरे को ये 5 आईपी मैंने खरीद लिए हैं मेरे 5 पीसी के लिए। अब जाहिर बात है कि 5 पीसी के लिए खरीद तो लिए, अब लेकिन कॉन्फ़िगर जब तक नहीं करोगे नेट तब तक ये काम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो होता है स्टैटिक नेट में जितने पीसी हैं उतने ही आईपी उसे खरीदने हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो क्या बोलते हैं हम, एयरटेल है। अब एयरटेल क्या बोलेगा कि भाई कि मेरे पास तो 5 यूजर है, 5 लोगों ने मेरे से रिचार्ज करा, तो जाहिर बात है सबको एक एक आईपी तो देनी पड़ेगी। वही काम होता है यहाँ पर कि सबको एक आईपी असाइन करेगा ताकि वो इंटरनेट उस आईपी की वजह से चले। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं एक और, अगर आप अपने सिस्टम पे भी चेक करोगे अभी अगर नेट चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लिखते हो व्हाट इज माई आईपी, तो आपको भी एक आईपी शो कर रहा है, दिस इज द पब्लिक आईपी 60 254 82 237, ये मुझे मिला है आईपी, और ये मेरा पब्लिक आईपी है जिसकी वजह से मेरा नेट चल रहा है। यानी नेट एनएटी कहीं कॉन्फ़िगर है जिसकी वजह से एनईटी चल रहा है। ठीक है, तो एनईटी कॉन्फ़िगर करने के लिए मेरे राउटर पे कॉन्फ़िगर किया हुआ होगा। अब वो कॉन्फ़िगरेशन हमारे एंड से नहीं होता बल्कि उनके एंड की तरफ से भी होता। तो वही काम हमें भी समझना है कि हम जब उनके एंड पे काम करेंगे तो हम कैसे करें। तो अपने नेटवर्क को मैं सबको देने के लिए, अगर मेरे पास 5 यूजर है तो मैंने क्या किया, 5 आईपी खरीदी। अब इन 5 आईपी को मैं इसके एक एक के साथ कॉन्फ़िगर करूँ, और जब ये पांचों कॉन्फ़िगर हो जाएंगे तो इसके ऊपर मेरा ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ शुरू हो। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी अगर आपने पिंग किया तो ये रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई किससे आ रहा है, अगर 10.0.0.2 से भी पिंग हो रहा है तो 10.0.0.2 से ही आ रहा है, 1 से पिंग कर रहे हो तो 1 से आ रहा है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, नेट कॉन्फ़िगर करते हैं। अब नेट के लिए मैंने इस राउटर को चुना कि मैं इस पे, क्योंकि मेरा नेटवर्क है तो मैं अपने वाले राउटर पे ही नेट कॉन्फ़िगर करूँ। अब इसके ऊपर जाएंगे, अब नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करेंगे, अब नेट में जो हमें कॉन्फ़िगर करना है दैट इज स्टैटिक, स्टैटिक नेट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी वही चीज करना है जो एक्सेस लिस्ट के साथ करना। एक्सेस लिस्ट में हम क्या करते थे, पहले स्टेटमेंट बना, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पहले स्टेटमेंट नहीं बनाना, यहाँ भी हमें स्टेटमेंट बनाना है कि मैं किसको किसको मैप करना चाहूँ। तो यहाँ पर एक तरह से स्टैटिक नेट में मतलब होता है हर एक पीसी के लिए हर एक आईपी को मतलब मैप कर देना। तो यहाँ पर कैसे मैप होगा, सबसे पहला कमांड आपको करना है तो आईपी, क्वांटिटी पे जाओ, आईपी, आईपी के बाद आता है नेट, ठीक है, नेट के बाद आएगा इनसाइड, इनसाइड के बाद आएगा सोर्स, सोर्स लिखने के बाद आएगा स्टैटिक, क्योंकि हम स्टैटिक कर रहे हैं। अब स्टैटिक में पहले कौन सा मेरा पीसी है और उसके लिए कौन सी आईपी खरीदी है। तो एग्जांपल लेते हैं, मेरा पीसी है 10.0.0.1, ठीक है, इस पीसी के लिए मैं मैपिंग करना चाहता हूं 200 डॉट, कितना कितना है भैया, अच्छा 10.10.1, एंटर कर दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेट, जिस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि 10.0.1 को 200 के साथ मैप कर दो, ताकि अगर कोई भी रिक्वेस्ट इंटरनेट के लिए वो भेजे तो बाहर वो 200 की आईपी लेके जाए। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं 10.0.0.2 को मैप कर देते हैं 200.10.10.2 को, सेम केस। फिर क्या करते हैं हम, अगेन 3 से 3 को मैप, इसी तरह से मुझे 5 स्टेटमेंट लिखने पड़ेगी क्योंकि मेरे पास 5 पीसी है। तो ये मेरा स्टेटमेंट तैयार है। स्टेटमेंट के हिसाब से मुझे क्या करना है, आईपी नेट का
मतलब आईपीज आपस में पिंग हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, ये आपको दिख गया है। अब यहाँ पर क्या है, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया, स्टेटमेंट बनाया। तो सिर्फ स्टेटमेंट बनाने से नहीं चलेगा, हमें क्या करना है, इसे कॉन्फ़िगर भी करना है, जैसे एक्सेस लिस्ट में करते थे कि पहले आपको स्टेटमेंट बनाना है और फिर आपको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक, तो यहाँ पर स्टेटमेंट बनाने के बाद हमें इसको अप्लाई करवाना है। अब अप्लाई किस पे करना है, अब अप्लाई किस पे करना है, इसके लिए हमें ये देखना है इनसाइड एंड, कौन इनसाइड है कौन आउटसाइड है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं इस राउटर पे बैठा हूं तो मेरे लिए इनसाइड कौन है आउटसाइड कौन है, ये वाला जो आएगा। यहां से अगर इस पोर्ट की बात करूं तो ये पोर्ट मेरे को क्या कर रहा है, मेरे अपने नेटवर्क में लेके जा रहा है, तो ये मेरा लिए क्या हो गया, ये मेरा इनसाइड नेटवर्क। और ये पोर्ट मुझे कहाँ लेके जा रहा है, बाहर की तरफ लेके जा रहा है, तो ये पोर्ट मेरे लिए क्या हो गया, आउटसाइड। आउटसाइड द नेटवर्क। तो ये दो चीजें याद रखनी है कॉन्फ़िगरेशंस करते समय, कि कौन सा पोर्ट मेरा इनसाइड है और कौन सा पोर्ट मेरा आउटसाइड है। ठीक है, ओके, सॉरी। ठीक, तो अब कैसे करेंगे, हम जाते हैं इस पे अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए आप कॉन्फ़िग मोड में जाओ, तो राइट कर देता हूँ। यहाँ पर आप जाओगे इंटरफेस, एग्जांपल लेते हैं, पहला है मेरा कौन सा इंटरफेस है, FA0/0। यहाँ पर आपको FA0/0 पे खाली इतना लिखना है, IP नेट इनसाइड, क्योंकि इंटरफेस वाला है मेरा अंदर वाला नेटवर्क। तो मैंने खाली क्या लिखा, IP नेट इनसाइड। फिर से मैं ले लूंगा दूसरा इंटरफेस, इंटरफेस S0/0 मतलब सीरियल वाला जो मेरे को दूसरे राउटर से कनेक्ट कर रहा है, पे लिखूंगा मैं IP नेट आउटसाइड। क्लियर है इतना, ये मेरा नेट कॉन्फ़िगर हो गया। अब चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे इजी कमांड है शो IP नेट ट्रांसलेशन। एंटर करोगे, यहाँ पर देखो लिख रहा है इनसाइड ग्लोबल ये वाली IP है और इनसाइड लोकल मेरी ये वाली। क्लियर है इतना, स्टैटिक में मुझे चार्ट दिख गया। अब अगर मान लो कोई बाहर से ये वाला पिंग करता है, एग्जाम्पल लेते हैं 10.001 को पिंग कर, रिप्लाई आ रहा है, लेकिन पहले इसको क्या रिप्लाई दे रहा है, देखो कौन सी IP आ रही है, 200 की। कर रहा हूं मैं 10 से, लेकिन ये रिप्लाई दे रहा है 200, यानी ग्लोबल IP से दे रहा है। अब मैं जाकर इस पे जाके अगर चेक करता हूँ, अगेन वही कमांड, यहाँ पर ये देखो, ये बोल रहा है कि 210.1 यानी 1 पे इसने ट्रांसमिट किया ICMP प्रोटोकॉल। ICMP मतलब पिंग कमांड, तो ICMP 4 बार पिंग रिप्लाई आई है, यहाँ पे 4 बार इसने रिकॉर्ड कर। अब इसका देखो आउटसाइड ग्लोबल लोकल एक ही है, क्योंकि जिसने पिंग किया वही है, लेकिन यहाँ रिप्लाई कितने बार, 4 बार ही है ना। अगर मैं इस राउटर पे नहीं, इस PC पे ही अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पर कितने बार इसने किया था, देखो 1 2 3 4, 4, इसलिए आपको यहाँ पर रिप्लाई भी दे रहा है ये 4 बार। ठीक है, फिर से करते हैं, अब वो खत्म प्रोटोकॉल, क्योंकि उसका काम थोड़ी देर के लिए होता है, 3 घंटे।
इसी तरह से अगर आपने सर्वर वगैरह लगा रखा होगा और मान लो एचटीटीपी को करते हो कि यानी वेब पेज खोलते हो, कि यहाँ पे आपका वेब पेज का प्रोटोकॉल यानी एचटीटीपी की हो या एचटीटीपीएस की। क्लियर इतना? क्लियर है। ये सिंपल है। स्टैटिक नेट, सर जैसे हम कई कंपनीज में लेते हैं, हमारा 100 सिस्टम चलता होगा तो हम 100 आईपी लेते हैं। क्या बोला, फिर से बोलना। जैसे हम कई कंपनीज में 200 पीसी चलता है, 200 आईपी लेते हैं। नहीं 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 नहीं, कंपनी में नहीं लेते हैं। ये आप कंपनी के हिसाब से सोच रहे हो, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। मैंने क्या बोला, एयरटेल, एयरटेल जब सिम बेचता है तो एक को बेचता है या 100 को बेचेगा? एक को बेचते हैं वैसे तो, एक को थोड़ी बेचेगा। मतलब जो जितने बंदे आएंगे उसके पास जितने बंदे आएंगे सबको बेचा, तो सबके लिए वो अलग अलग आईपी देगा या एक ही आईपी से चला देगा? अलग अलग देगा। हाँ, क्योंकि सबसे अलग अलग रिचार्ज लेगा तो अलग अलग आईपी देगा। ये ये जो स्टैटिक नेट है, ये आप कंपनी का मत सोचो कि कंपनी के अंदर क्या है, ये उनके लिए होता है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ये बहुत सिंपल है। ये आपका स्टैटिक नेट है। स्टैटिक नेट में देखो, सिंगल को सिंगल दे रहा है, ठीक है। स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिंपल है, क्या करना है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, ये पूरा बनाया हुआ है। क्लियर हो गया इतना? इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है। ठीक है, ये तो हो गई स्टैटिक नेट। सेकेंड वन इज डायनेमिक नेट। पहला तो हो गया स्टैटिक, अब हम लोग करेंगे डायनेमिक। अब डायनेमिक में क्या होता है, ठीक है। तो सेव कर देता हूँ। सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन हटा दो। क्या है,
2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ये हट गया सारे। उसके बाद एक और चीज़ हटा देता है, इंटरफेस ऐसे 0/0, ठीक है। अब हम लोग डायनेमिक पे, सारी कॉन्फ़िगरेशन हट गई है, देखो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, नेट वन। अब डायनेमिक में क्या होता है, जैसे स्टैटिक में तो आपने बोला ठीक है कि हमने ये 5 आईपी खरीदे और पांचों आईपी को पांचों पीसी के लिए कर दो। अब यहाँ पर स्टैटिक में एक चीज और होता है कि ये प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड मतलब कि भैया अगर आपने मान लो 10.0.1 को 2.1 के साथ मैपिंग किया, तो जब भी कोई अगला बंदा अगर पिंग करेगा तो वो उसको, ये हमेशा जब भी बाहर जाएगा अपना डेटा लेके, वो 200 वाली आईपी और फर्स्ट वाली आईपी लेके, यानी जो आईपी हमने इस पे स्टैटिकली मैपिंग किया। अब डायनेमिक में क्या होता है, मान लो यहाँ पे 5 पीसी है, चलो मैपिंग कर दिया, 10 पीसी है मैपिंग कर दिया, लेकिन यहाँ पे 100-200 पीसी है, यानी मान के चलो कि मान लो एयरटेल ने कम से कम 1000 यूजर बना लिया। अब 1000 यूजर का बैठ के स्टैटिक मैपिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, फिर वो करते हैं डायनेमिक। डायनेमिक मैपिंग में क्या होता है, वो 5 यानी एक पूल ऑफ आईपीस बना लेते हैं। पूल ऑफ आईपीस बनाने के बाद जैसे ये 5 आईपी बना दिया कि मेरे पास 5 यूजर के लिए खरीदा, तो हमने 5 यूजर का एक बंच बना दिया। अब जो यूजर पहले ऑन हो उसको जो आईपी मिले उससे बाहर, यानी यहाँ स्पेसिफिक नहीं है कि पहला वाला बंदा पहली आईपी ही लेके जाएगा। हो सकता है पहला वाला बंदा चौथी आईपी लेके चला जाए, दूसरा वाला बंदा पांचवी लेके चला जाए, तीसरा वाला बंदा दूसरा लेके चले जाए। तो कोई भी जो पहले, मतलब जिसको कहते हैं पहले आओ पहले पाओ, वही चीज है कि अल्टीमेटली पहले जो रिक्वेस्ट भेजेगा, जो आईपी खाली होगी वो अपने आप दे देगा और उसका नेट चलना शुरू। यानी यहाँ मैपिंग फिक्स नहीं है, यहाँ मैपिंग बदलती रह सकती है, ठीक है। अब पहला बात ये है। दूसरा बात है कि अगर आपको डायनेमिक कॉन्फ़िगर करना है तो एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करना मस्ट, क्योंकि डायनेमिक जो है वो एक्सेस लिस्ट के साथ, ताकि आपकी सिक्योरिटी भी बरकरार है। ठीक, अब हम कैसे करेंगे इसको, या किस तरह से करते हैं। ठीक, तो डायनेमिक में सपोज करो यही हमने पूल खरीदा 1 से लेके 5 तक, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस राउटर पे जाना है, बाउंड्री पे गए, सबसे पहले हमें क्या है, एक एक्सेस लिस्ट बना देना है। और एक्सेस लिस्ट जो बनेगी वो परमिट वाली बननी चाहिए, मतलब सारे नेटवर्क अलाउड हो इसमें। तो बहुत इजीली तरीके से बना सकते हो। एक्सेस लिस्ट एग्जांपल लेते हैं 2, कोई भी नंबर दे दिया और परमिट स्टेटमेंट बना के एनी कर, यानी 2 नंबर वाले एक्सेस लिस्ट के हिसाब से सारे नेटवर्क परमिटेड है। स्टैंडर्ड वाला बनाया सर, क्या है, स्टैंडर्ड वाला एक्सेस लिस्ट। समझा नहीं, बताओ जरा। नहीं, जैसे ये एक्सेस लिस्ट 2 परमिट लिखा ना आपने, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड वाला बनाया ये। हाँ, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट ही है, कोई भी ले लो, स्टैंडर्ड तो ज्यादा इजी पड़ता है ना। हम्म,
बस एक परमिट स्टेटमेंट चाहिए, परमिट में तो कोई भी ले लो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, तो हमने एक एक्सेस लिस्ट कमांड चला लिया। अब हम चलाएंगे नेट का डायनेमिक वाला। तो डायनेमिक में क्या चलता है, आईपी नेट। पहले हम बनाएंगे पूल। पूल क्यों, तो पूल कौन से आईपीस खरीदे उनका पूल बनेगा। तो इस पूल का एक नाम देना है। अब पूल का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखोगे तो पूछ रहा है पूल का नाम है, तो पूल का नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दे दो। सपोज करो पूल का नाम दे देता हूँ एकेडमी, या जो आपको देना है वो आपकी चॉइस है, कुछ भी दे दो। इसके बाद आपको देना है रेंज। रेंज मतलब यहाँ पर देखो पूछा स्टार्ट आईपी एड्रेस, कहाँ से खरीदा हमने। तो हमने खरीदा है 210 से लेके, यानी 200 10 10 10 एक खरीदा। चेक कर लेते हैं, ये ना 200 10 10 1 से लेके 200 10 10 5 तक। तो सबसे पहले आपको डालना है क्या, ये एक पूल का नाम और रेंज। तो रेंज है 201 से लेके, तो 200 10 10 5 तक, ये हमने डाला। पूल बनाया और पूल का एक क्या हो दिया, रेंज दे दिया। अब रेंज देने के बाद आपको साथ में लिखना है नेट मास्क। अब ये नेट मास्क क्यों, इसका वो क्या है, क्या बोलते हैं उसे, सबनेट मास्क। इसका सबनेट मास्क तो यही है, क्योंकि ये क्लास सी है तो हमने दे रखा है 255 255 255 0। एंटर कर दो। ठीक है, तो एंटर कर दिया हमने, ये वाला आईपी एकदम, ये मेरा पुल बन गया और पुल के साथ उसका सबनेट मास्क भी बना दिया। अब हमें क्या करना है, अगला कमांड लिखना है आईपी नेट इनसाइड सोर्स। सोर्स के बाद देखो यहाँ पर दो होता है, स्टैटिक या लिस्ट। तो पिछले बार में तो हम लोग लिखते थे स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक कर रहे थे, लेकिन अब की बार हम लिखेंगे लिस्ट। और लिस्ट में लिस्ट का नंबर, अब ये कौन सा लिस्ट है, ये एक्सेस लिस्ट का नंबर, एक्सेस लिस्ट 2 अप्लाई होगा। 2 अब कौन से कहाँ पर अप्लाई होगा, तो 2 जो अप्लाई होता है पूल पे अप्लाई होता है, क्योंकि हमने पूल बनाया था। अब पूल के बाद पूल का नाम क्या था, तो पूल का नाम भी लिख दो, एकेडमी पूल। एंटर। ये हो गया अपना हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है, मतलब चेक क्या, अप्लाई करवा। अप्लाई में वही इनसाइड आउटसाइड सेम चीज रहेगा, वो तो कोई बदलेगा नहीं। चलते हैं, इंटरफेस FA 0/0, IP net inside, interface as 0/0, IP net outside। ये अप्लाई हो गया। अब जरा चेक करते हैं, चेक कैसे करना है, चेक करना है वही पिंग करके। अगेन पिंग करते हैं। देखो, देखो अभी इस बार 1 नहीं उठाया, क्या उठा लिया, 2 उठा लिया। ठीक है, मान लो 4 को करता हूँ, ये क्या उठाता देखते हैं। ये देखो ये 3 नंबर उठा लिया। यानी जो जिसको मिले, जो जहां मिले वो उठ जाएगा। अब कैसे, इसको चेक करने के लिए सेम प्रोसेस। चेक करने के लिए क्या है कमांड, तो शो
आईपी नेट ट्रांसलेशन एंटर करो, देखो इतने सारे ट्रांसलेट हुए हैं। देखो पब्लिक आईपी 2 है तो प्राइवेट आईपी 1 है, पब्लिक आईपी 3 है तो प्राइवेट आईपी 4 है, और आईसीएमपी किया तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल के थ्रू। समझ में आया? ठीक है, ये रिप्लाई आती जा रही है, काम होता जा रहा है। उसके भी एक टाइम पीरियड है, कुछ टाइम पीरियड में सारा ये खाली हो जाएगा। देखो सारा गायब हो गया, अरे एक यूडीपी वाला बच गया। ये ट्रांसलेट करने लग गया, इसी को बोलते हैं डायनेमिक नेट। अब बताओ स्टैटिक और डायनेमिक में फर्क समझ में आ गया? और या फिर अगर कोई रिलेटेड इससे कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। इसके बाद आपको लास्ट बताता हूँ, ओवरलोड नेट या पैक्ट जिसे हम बोलते हैं। तो अभी तक में कोई क्वेश्चन है और पूछ सकते हो, नहीं तो ओके। ये सर, ये जो अभी जो किया है हमने डायनामिक में, हम्म, ये वही वाला क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने पूछा था? तो वही वाला नहीं, जो आपने पूछा है वो कॉन्फ़िगरेशन तीसरा वाला है। ओके, ये तीसरा होगा। ये है कि स्टैटिकली 1-1 असाइन करो, 1-to-1 मैपिंग, या हम्म। डायनेमिकली क्या कर दो, एक पूल बना दो, अपने आप 1-to-1 मैपिंग कर लेगा। बस अपने स्टेटमेंट बना के और जिस पोर्ट से हमारा इन आउट हो रहा है उस पर अप्लाई करना है। हाँ, कौन मेरा इनसाइड है कौन मेरा आउटसाइड, यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड होता है, इन आउट नहीं होता। हम्म। इन आउट एक्सेस लिस्ट में। कई जगह तो क्लियर हो सर गया ये दो? ऐसे भी होता है, इन आने का भी रास्ता वही और जाने का भी करते हैं सेम। ये तो ग्लो। अब एक चीज बताओ, अगर आपके पास कोई पब्लिक आईपी नहीं हो तो आपका इंटरनेट चलेगा? नहीं चलेगा। बस वही बात। ये सिर्फ इंटरनेट का लिए कॉन्फ़िगरेशन है कि एक आईएसपी लेवल पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता अच्छा, ये है। अच्छा एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में आकर एक राउटर लगा के जाते हैं, अगर इंटरनेट लगवाते हो तो जी सर। उस राउटर में नेट वेट सब कॉन्फ़िगर कर देते हैं वो। जी। वो तो कॉन्फ़िगर करते हैं तभी तो चलता है हमारा। अगर उस राउटर पे नेट का फीचर नहीं हो या डिसेबल कर दो तो कभी नहीं चलेगा। समझ में है? जी सर। अब तीसरा एंड लास्ट, तीसरा हो गया पैट। कॉन्फ़िगरेशन हटा दें पहले, हम देख लें क्या क्या है। काम करो ना, सिंपल तरीका।
फोरम। ठीक है, अब ये पहले जैसा होगी ना फ्री वाला। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पैट होता किस लिए, या पैट याद नहीं, पैट का मतलब होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अभी तक जो पढ़े थे डायनेमिक नेट और ये सब, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब वो है पोर्ट एड्रेस, इसको बोलते हैं ओवरलोड नेट। इस कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है ओवरलोड नेट। ओवरलोड नेट बोलो या इसे सिंपल ढंग से बोलो पैट। अब इसमें भी राउटिंग वगैरह सब कुछ कर लो, सारा कुछ कर लो, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें ये 5 आईपी की जरूरत नहीं पड़ती। हम बोलते हैं मेरे नेटवर्क में जितने सिस्टम है, मैं सब सिस्टम पे इंटरनेट चला दूंगा, सिर्फ एक सिंगल आईपी। तो मुझे इस केस में एक पब्लिक आईपी चाहिए, बाकी कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, आईएसपी से सिर्फ एक पब्लिक आईपी लेगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, पब्लिक आईपी हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 180.10.0.1। ठीक है, हमने आईपी ले लिया 180.10.0.1, ये पब्लिक आईपी दिया हम, कि पब्लिक आईपी जो आईएसपी की तरफ से मिलेगा एक। अब इससे मैं सारे सिस्टम पे चलता हूँ, तो हम इसे बोलते हैं ओवरलोड नेट। या एक्चुअल में जो आपका जो लास्ट क्वेश्चन था वो यही है कि हम एक आईपी से कैसे चलाते हैं। जो हमारे ऑफिस का जो नेटवर्क चलता है, वो क्या करते हैं, एक ही कनेक्शन लेते हैं और एक ही कनेक्शन से सारा नेट चलता है, तो वहां पर आईपी भी आपको एक ही मिलती है। तो अब आईपी एक लेने के लिए क्या करना है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, आप खोलिए। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर भी आपको एक्सेस लिस्ट तो बनाना ही पड़ेगा। तो एक्सेस लिस्ट सबसे पहले रखते हैं एक्सेस लिस्ट, एग्जांपल देते हैं 4। ठीक है, और फिर देते हैं परमिट एनी, नहीं स्टैंडर्ड ही है ना, तो एक बार है। ठीक, ये कर दिया हमने एक्सेस लिस्ट तैयार। पहला हमारा काम है परमिट का एक्सेस लिस्ट देना। दूसरा हमारा काम है स्टेटमेंट में, दूसरा स्टेटमेंट हमारा जो बनेगा वो ये बनेगा कि हम ओवरलोड नेट के लिए, जैसे हमने वो किया था अभी, आईपी का जो पूल बनाया था, यहाँ पे भी पूल बनेगा। तो हम क्या करते हैं, आईपी नेट पूल, पूल के बाद जो भी नाम देना नाम दे सकते हो। ठीक है, एग्जांपल दे देते हैं माई, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, माई पूल नाम दे दिया, स्पेस। अब वही चीज आ गया, कौन सा, स्टार्ट आईपी एड्रेस। तो स्टार्ट कौन सा आईपी एड्रेस हमने खरीदा, 180.10.0। फिर पूछेगा एंड आईपी एड्रेस, एंड भी बताना पड़ेगा। तो जाहिर बात है शुरू भी यही है, अंत भी यही है, तो इसको दोबारा लिख दो। हमें एक ही आईपी देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेट मास्क, नेट मास्क के बाद इसका सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क क्या है, 255.255। एंटर कर दिया, यानी मेरा पूल बन गया। पूल बनने के बाद हमें एक और कमांड चलाना पूल वाले के बेस पे, जो हमें कैटेगरी, जो जैसे हमने जहाँ पर ये पूल और इसको मैनेज करना है और बताना है कि दोनों एक ही है। कैसे, आईपी नेट, नेट के बाद इनसाइड, इनसाइड के बाद सोर्स, सोर्स के बाद लिस्ट। अब लिस्ट मेरा कौन सा इस बार बना, 4 नंबर लिस्ट बना है। पूल मेरा कौन सा है, माई पूल। ठीक है,
और उसके बाद आपको इसके बाद लास्ट में एक कमांड जोड़ देनी है, ओवर। ये मैंने ओवरलोड डाल दिया एक ही आईपी पे सारे। अब इसको मैं अप्लाई करवा लेता हूँ पहले, FA 0/0 IP net inside interface S 0/0 IP net outside। हो गया सारा कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, शो IP net ट्रांसलेशन, एंटर करो। तो देखो अभी कोई नहीं, यूडीपी तो खैर चल रहा है, लेकिन बाकी और कोई अभी आपको नहीं चला रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से पिंग करते हैं चेक करने के लिए। मान लो 10.10.0.04 को ही करते हैं। तो देखो रिप्लाई किससे आ रहा है, 180 वाले से आ रहा है, 180.10.01। अगर मैं 3 को भी करता हूँ, तो इसमें भी रिप्लाई किससे आ रहा है, 180.10.01। यानी एक ही आईपी से कोई भी आईपी करोगे, आईपी यही काम करेगा। तो अगर मैं इस पे चेक करना चाहूँ तो इस पे जाता हूँ और यहाँ पर फिर से एक कमांड चला देता हूँ, आईपी नेट, तो आईपी नेट इतना ट्रांसलेशन जो है यहाँ पर देखो। लेकिन आईपी जो है कॉमन इनसाइड ग्लोबल, देखो वो सब में कॉमन है, चाहे इधर 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, जो भी हो। इसको कहते हैं ओवरलोड। क्लियर हो गया इतना? ये तीसरा था। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप ये भी देख सकते हो, आईपी नेट, सॉरी, शो आईपी नेट स्टैटिस्टिक्स। आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा कितने पुल बने, कौन सा स्टार्ट आईपी है, कौन सा एंड है, कितने हिट हुए, कितने मिस हुए, सारा कुछ एक्चुअली। यानी एक तरह से टोटल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो शो आईपी नेट करके आप ये सारी दो चीजें देख सकते हो, स्टैटिस्टिक्स या ट्रांसफर। हो गया, ये समझ में आ गया? जी सर। ये तीनों नेट का कैसे होगा, स्टैटिक, डायनेमिक, ओवरलोड। ओवरलोड, तीनों। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। प्रैक्टिस करेंगे फिर ही आएगा सर। या आप प्रैक्टिस करोगे और अगर उसमें कुछ दिक्कत होगी तो बताना। चलो, क्लियर हो गया ये? क्लियर सर। ठीक। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल और है, वो भी बता ही दूं ताकि टाइम और भी हो रहा है। तो कोई भी राउटर पे अगर आप सपोज करो किसी राउटर पे आपने क्या किया, एक पासवर्ड लगा,
ठीक है। टी पासवर्ड लगाने के लिए कमांड याद है, लाइन कंट्रोल 0 पासवर्ड, ठीक है, लॉगिन। ये पासवर्ड हो गया और इस पासवर्ड को सेव भी कर दिया। अब राउटर पे गए, मान लो राउटर किसी ने, मैं बंद करके रिस्टार्ट कर दूं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। अगर आपने पासवर्ड दे दिया तब तो लॉगिन हो गया। लेकिन बाई चांस यहाँ पासवर्ड अगर आप भूल गए, जैसे हम कहते हैं रिकवरी पासवर्ड, अगर बाई चांस आपने यहाँ पे पासवर्ड भूल गए तब क्या करो? क्योंकि होता है भाई। तो यहाँ पर एक बात आती है पासवर्ड रिकवरी की, कि पासवर्ड कैसे रिकवर कर ले या मेरा एक्सेस कैसे रिकवर हो, ताकि ऐसा ना हो कि फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो और फिर मैं लॉगिन ना कर पाऊँ। जब लॉगिन नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। तो कभी कभी क्या करते हैं हम, पासवर्ड ब्रेक कर लेते हैं। अब पासवर्ड ब्रेक कैसे होगा या ब्रेक कैसे किया जाता है, थोड़ा ये समझ। ठीक है, मान लीजिए पासवर्ड भूल गए। अब ये पासवर्ड भूलने पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम क्या है, मान लो यहाँ पे पासवर्ड याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस राउटर को रीस्टार्ट करेंगे, मतलब बंद करके चालू करेंगे। और जब ये बूट हो रहा होगा, और जैसे ये इमेज पे बूट हो रहा होगा, तो आपको दबाना है कंट्रोल पोस्ट ब्रेक। ठीक है, आपको क्या दबाना है? कंट्रोल के साथ पॉज ब्रेक। कीबोर्ड में होता है ना एक पॉज या ब्रेक वाला बटन। तो पॉज ब्रेक जब दबाओगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा, लिख दिया कि कमांड बूट अबॉर्टेड ड्यू टू यूजर इंटरप्ट, मतलब यूजर ने इंटरप्ट किया, तो ये मैं इमेज लोड नहीं कर रहा हूँ और मैं चला जाता हूँ रिकवरी मोड। तो ये रोमन जब लिखा आ जाएगा इसका मतलब ये रिकवरी मोड। क्लियर है इतना? कौन सा सर? कंट्रोल कंट्रोल और पॉज ब्रेक, मैं दोबारा दिखा दूँ। मान लो आपने इस, देखो नॉर्मली अगर पॉज ब्रेक नहीं दबाते और आप CLI में जाते हो, ये जैसे बूट होता है वैसे ही बूट होगा। ठीक है, एंटर पूछेगा, आप पासवर्ड दे दोगे, ये काम करना स्टार्ट कर जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं एनेबल। मान लो यहाँ पे जैसे ये पासवर्ड जो यूजर वेरिफिकेशन पे थे यहाँ भूल गए, तब क्या करो? मेन केस वही है कि जब ये पासवर्ड भूल जाओगे तब क्या हो। ठीक, कीबोर्ड से हमने कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक प्रेस करना जब लोडिंग हो रहा हो। हाँ। तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको देखो मैं रिबूट करवा, मतलब बंद करके चालू करता हूँ और CLI मोड में जाकर मैं इसको कंट्रोल और पॉज ब्रेक दबाता हूँ, तो ये पहुंच जाएगा मेरे रोमन मोड में। इसको बोलते हैं रोमन मोड या बोल सकते हो रिकवरी मोड। ठीक है, जैसे हर जगह रिकवरी मोड होता है ना, कहीं सेफ मोड और ये सब बोलते हैं जैसे।
अगर सिस्टम नहीं चलता तो रिबूट कर लो, तुम सेफ मोड में चला कर देखो, कुछ अगर कोई एप्लीकेशन कोई की वजह से है तो उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर होता है रोमन मोड। अब रोमन मोड में जाने के बाद आपको यहाँ पर कमांड आएगी कॉन्फ्रेग। एक सेकंड, नहीं चलेगा यहाँ, चलो कोई नहीं। आपको कमांड चलानी है, क्या कमांड मैं बता दे रहा हूँ। कमांड सिंपल चलानी है, कॉन्फ्रेग, इसके बाद आपको स्पेस देना है और लिखना है 0x2142। क्या कमांड लिख रहे हैं? कॉन्फ्रेग 0x2142, एंटर करोगे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है। कॉन्फ्रेग से क्या होता है एक्चुअली में, जो आपका पासवर्ड जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड होता है इसके 2142 में थर्ड पोजीशन वाले पे, जो है 4 नंबर, इसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर अगर 2102 इज द डिफॉल्ट वैल्यू बोलते हैं, यानी 2102 पे जब पासवर्ड सेट करोगे तो वो पासवर्ड वही रहेगा। लेकिन अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर को बदल दोगे, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, तो 2102 को जगह अगर 2142 कर दिए तो ये आपका पासवर्ड मांगेगा ही नहीं। अब इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं रीलोड, और रीलोड करने यहाँ पे रीसेट चले। ठीक है, अब रीस्टार्ट हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। इस बार पासवर्ड पूछता है नहीं पूछता, देखो एकदम नया जैसा हो गया। पासवर्ड पूछा, तो सर अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन की होगी वो सेफ होगी? हाँ कॉन्फ़िगरेशन सब सेव रहेगा, ये सिर्फ आपको लॉगिन दे देता है पासवर्ड ब्रेक करने की? पासवर्ड ब्रेक करने के लिए। ठीक है, हाँ लेकिन ये पासवर्ड होने के बाद आप यहाँ पर दोबारा जाओ, एनेबल जाओ, यहाँ पे शो वर्जन जरा शो करना। ठीक है, शो वर्जन जब देखोगे ना तो नीचे हम कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर कितना है, 2142 है। तो अभी अगर आपने पासवर्ड रखोगे ना तो बार बार ब्रेक हो। तो इसके जब ये रीसेट हो जाए, आप अपना पासवर्ड सेट कर लो, उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर बदल दो। तो कॉन्फ़िग रजिस्टर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पंक्ति में कॉन्फ़िग रजिस्टर करके आएगा और इसकी वैल्यू ये बदल दो 2102 और इसे सेव कर दो। ठीक है, वहां लिखना है कॉन्फ्रेग और यहाँ लिखना है कॉन्फ़िग रजिस्टर। ये वापस सेट कर दोगे, हो गया वापस सही ढंग से। तो पासवर्ड रिकवर करना आई थिंक कोई मुश्किल काम तो है नहीं। इसीलिए हमें चाहिए होती है क्या बोलते हैं, लॉजिकल सिक्योरिटी के साथ साथ फिजिकल सिक्योरिटी ये भी कौन डिवाइस। से सर ये कौन से वाले नंबर पे सेट होता है ये वाला? 2102 पे, जीरो की जगह पे। नहीं, एक तो हमारा होता है ना 7 नंबर पासवर्ड और 5 नंबर पासवर्ड जो आपने बताया था हमें। अच्छा ये कंसोल पासवर्ड, ओके। ये 7 और 5 का मतलब नहीं है, ये अगर आप 5 भी लगाओगे तो भी ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, जैसे ठीक है, ये पूरा किसी भी मोड पे लगा होगा, अगर राउटर पे कोई पासवर्ड है उसको ब्रेक करने के हाँ लिए ये कमांड है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी चेंज करके फिर दोबारा सेट करके फिर उसी मोड पे ले आना। हाँ, फिर उसी मोड पे वापस ला। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि खाली आपका, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ठीक है मैंने तो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल सब लगा रखे हैं, पता चला कोई डायरेक्ट एक्सेस कर दे
और अगर ऐसा सर्वर रूम ना बनाया जाए जहाँ पे जाना मना हो तो डिवाइस तक तो कोई भी पहुंच जाएगा। चलो ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। अपने घर में जो राउटर रखा हुआ है, होम राउटर, लोग उसमें कॉन्फ़िगर करते हैं कि भाई कि चलो ठीक है सब कुछ सिक्योरिटी लगा। अब उस राउटर पे एक रीसेट बटन होती है। जी कोई गया एक रीसेट बटन दबाया, तब क्या करोगे? सारी कॉन्फ़िगरेशन खत्म। तो इसीलिए क्या चाहिए? फिजिकल सिक्योरिटी भी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि सर्वर रूम है, उस रूम में जल्दी किसी को जाना नहीं देना, जिसको करना रिमोट एक्सेस से काम करे, वो इसी कारण से कि कोई हार्डवेयर रीसेट ना कर दे। तो अब क्लियर हो गया सबको? तो अब इसकी प्रैक्टिस करें। यस सर।